हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जहां हम साइंस को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेट कांस्टेंट, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। जैसे ही हम इसका नाम सुनते हैं हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इनके फॉर्मूले के बीच में। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ और एग्ज़ाम के एंगल से बहुत ही क्विक रिविजन। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स वो चैप्टर है जो बताता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट या कितनी स्लो होती है और कौन से फैक्टर उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। याद रखो, थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि रिएक्शन कितनी तेज होगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का क्या है, हमारा बेस है, वो क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले को जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या हो जाता है हमारा? चेंज इन टाइम। ठीक है। मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, हमारे पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सी में। यानी ये दो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो जितने टाइम में ये कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, टाइम, स्पीड से, किस स्पीड से रिएक्शन हमारी चल रही है उसी को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन की रेट कहते हैं। ठीक है। अगर हमें इसका रेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा टी। ये इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा टी। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में चेंज इन टाइमिंग। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, ये है कि क्या होता है, जो हमारा ए होता है और जो हमारा बी होता है, यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे होते हैं। कंज्यूम हो रहे होते हैं तो क्या होता है? इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इनको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस साइन से। यानी इनके आगे हमेशा हम किसका सिंबल लगाएंगे? माइनस का। क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? प्लस। और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। अगर हम ग्राफ में याद रखना चाहते हैं कि ग्राफ के बेसिस पे क्या है, तो ग्राफ में जो भी होता है क्या, अगर हमारी किसका, हमारे रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा क्या होता है? हमेशा हमारे रिएक्टेंट का ग्राफ क्या आता है? नीचे आता है। और हमारे प्रोडक्ट का ग्राफ हमेशा क्या होता है? ऊपर जाता है टाइम के साथ में। ठीक है। तो ये बात किसकी है? हमारी ग्राफ की। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे यूनिट की, तो यूनिट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारी? कंसंट्रेशन होती है हमारी मोल पर लीटर और टाइम क्या होता है हमारा? सेकेंड। ठीक है। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड से। अगर हम इनको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोल, लीटर इनवर्स और ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या होती है हमारी? रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है? यूनिट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला ये एक क्या होता है हमारा? रेट लॉ। इन सबको हम क्या करेंगे? आगे धीरे धीरे क्या करेंगे? डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? रेट एक्सप्रेशन, एंड जिसको हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और मॉलिकुलैरिटी क्या होती है हमारी? ए प्लस बी। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। ये क्या होता है हमारा? एक्स और ये हो गया हमारा ए। ठीक है। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट बी और इसके यहाँ पे लिख दिया हमने वाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा प्रोडक्ट सी और प्लस क्या हो गया? एक प्रोडक्ट डी। इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में सपोज कि हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं ए और यहाँ पे हम लिखते हैं बी। अगर हमें इसका क्या लिखना है? रेट लिखना है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए
एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी मेजरली क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स उसके किस पे डिपेंड करती है, हम हमेशा किसे कंसिडर करते हैं तो उसके रिएक्टेंट्स को। ठीक है, सपोज दैट इनकी पावर जो है एक्सपेरिमेंटल, इनका एक्सपोनेंट पावर है हमारा अल्फ़ा और यहाँ पे क्या है हमारा बीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, अगर हमें क्या निकालना है, अब रेट निकालना है, तो रेट क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम के कहते हैं। ये हो जाता है हमारा ए यानी अल्फ़ा, और ये हो जाता है हमारा बी, और इसका स्टॉक इसका एक्सपोनेंट है हमारा बी। सी, ये जो होता है एक्स और ये जो होता है हमारा वाई, ये जो हमारा ए और ये क्या है हमारा बी। एक चीज़ यहाँ पे इसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी ये क्या है, एक ये हमारा एग्जाम्पल है जिससे हम चीज़ों को समझ रहे हैं वन बाय वन। जो हमारा एक्स है, वाई है, ए है और बी है, ये सारे हमारे क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये क्या है हमारा अल्फ़ा, और जो हमारा बीटा है ये क्या है हमारा, ये हमारे क्या है एक्सपोनेंट्स हैं। यानी ये हमें कहाँ से मिलते हैं, रेट लॉ से मिलते हैं। ये एक तरीके का क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आगे इस चीज़ को समझेंगे। इसलिए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहीं कंफ्यूज होते हैं और आके अटक जाते हैं किसके बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एंड मॉलिक्यूलैरिटी में। तो याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है हमारा, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है इसकी। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है हमारा, पावर होता है, पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी पावर, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके मेन पॉइंट्स है किसके, हमारे ऑर्डर के, जो हमें कहाँ से मिलता है, रेट लॉ से देखने को। उसके बाद हम क्या होते हैं, किसको देखेंगे, अगर हम किसकी बात करते हैं अपनी मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी सबसे पहले क्या होता है, हमेशा किस में पाया जाता है, तो होल नंबर में। ठीक है, साथ ही साथ ये किसके लिए यूज़ होता है हमेशा, एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, एंड ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम मैकेनिज्म। या फिर हम सिंपल सिंपल ये बात याद रख सकते हैं कि ये क्या, ये एक तरीके का क्या है हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरीके का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ट्रिक लिखनी हो या टिप्स लिखने हो तो हम क्या लिखेंगे, टिप्स में हम यही लिखेंगे कि टिप्स में हम यही लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, एक प्रैक्टिकल, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है हमारा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, एक तरीके का हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आते हैं अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलता है, हम किसको समझते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, वही जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। क्या, एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of the reactants, with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant in a balanced chemical equation। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी ऑर्डर क्या करें, मैच करें। ठीक है, सभी की ऑर्डर क्या करें, हमारी मैच करें।
मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों सेम हो सके, ठीक है, यानी उनकी जो पावर का सम है और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के सम्स हैं दोनों बराबर बराबर आ भी सकते हैं और बराबर नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए कभी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी स्टोक्योमेट्री को यूज़ नहीं करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए। और बोर्ड के पर्पज से भी क्या है, हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 मार्क्स में क्या होता है, डेफिनेशन पूछते हैं, जैसे ये क्या है हमारा ए और प्लस क्या है हमारा बी। तो मान लो इसका स्टोक्योमेट्री 1 है और इसका स्टोक्योमेट्री क्या है हमारा 2 है, और ये किसी प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इसका रेट लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू के, ये हो जाएगा हमारा ए इसकी पावर 1, और ये हो जाएगा हमारा बी और इसकी पावर क्या हो जाएगा 2। यही पूरा हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन देता है। यही होता है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक हमने देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। अब हमें क्या देखना है, अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं या कैसे पहचानते हैं, या हमारी ऑर्डर क्या क्या हो सकती है रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या होता है हमारा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो हमने पीछे रेट लॉ एक्सप्रेशन देखी है उसके जो क्या है, हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं यानी जो पावर में उसके लिखे हुए हैं एक्सपोनेंट्स, उन्हीं को हम ऐड कर देते हैं, वही क्या होती है हमारी रेट रेट रे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखी रहती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा R इज इक्वल टू के, अगर हमारा क्या कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 3, ठीक है। और हमसे किसने पूछा है कि इसका हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी, 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब हमारे पास देखो एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एन की वैल्यू -4 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, यानी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले हमें जो सबसे मेन फोकस करना है इसके अंदर वो क्या है हमारा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। तो ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी, जो हमारा क्या है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है हमारा के इक्वल टू, ये क्या होता है हमारा ए नॉट माइनस क्या होता है ए डिवाइड में क्या होता है हमारा टी। ये होती है हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारी क्या है ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन। कुछ हमारे पास क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं करने को, जो हम इससे करते हैं। के हमारा क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट कि के हमारा क्या होता है, के होता है हमारा रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। ए नॉट की बात करते हैं कि अगर ए नॉट क्या है, तो ए नॉट इज द इनिशियल, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, और टी क्या है हमारा टाइम, ठीक है। टी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम। अगर हम इसी की किसकी बात करते हैं, हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी हाफ से, ठीक है। तो इसकी टी हाफ क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में क्या होता है हमारा 2k, ए नॉट अपॉन में क्या होता है 2k, ठीक है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं या फिर एक कंक्लूजन बताते हैं, एक सेकेंड, एक हम क्या लिखते हैं यहाँ से, एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि देखो ये हमारा क्या है, टी हाफ है, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस मीन्स कि जो हमारा क्या होता है हाफ लाइफ होती है किसकी, ज़ीरो ऑर्डर की, ठीक है।
जो होती है हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसके हम ग्राफ की बात करें तो हमें कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होता है, तो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम ऐसे लिखते हैं, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या हो जाता है हमारा T लॉग, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा ये। अगर इसी की हम क्या देखते हैं, इसी की हम क्या देखना चाहें, अगर कि हम इसकी अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं, अगर इसकी हाफ लाइफ की इक्वेशन देखें तो क्या होता है, इसका हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होगा, यानी इसका टी हाफ क्या हो जाएगा हमारा, इसका टी हाफ हो जाता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या आता है के। ठीक है, इसका आप लोगों की एनसीईआरटी में पूरा कंप्लीट डेरिवेशन भी है कि ये वैल्यू कैसे आई है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ है वो क्या हमारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा यही कंक्लूजन ड्रॉन है कि जो हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर्स हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट of its initial and final concentration। ठीक है, इसके भी हम ग्राफ की बात करें तो इसका भी ग्राफ हमें कैसा देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद हम फटाफट एक चीज़ शॉर्ट में बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या आती है, तीन ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, उनके हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट होती है, फिर आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, अब उसके बाद आता है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन सभी की यूनिट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है हमारी, ज़ीरो ऑर्डर की मोल, लीटर इनवर्स, और होती है हमारी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तो ये क्या होती है हमारी सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक, अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है हमारी, होती है हमारी ये मोल इनवर्स, लीटर, और होती है हमारी सेकेंड इनवर्स। तो जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें मेन बात हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारी क्या हो जाती है, जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो
देखो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, चुपचाप पड़े होते हैं। पर जैसे ही क्या होता है, इन इसके हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से मान लो हमने यहाँ से क्या कर दिया, हीट दे दिया, ठीक है, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, यहाँ से हीट दिया, तो क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को भी हम क्या करेंगे, एक तरीके का ये हमने इसको क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया, एक तरीके का एनर्जी दे दिया, तो एनर्जी देते ही क्या हो जाएगा, जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उस उनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएंगे, फास्ट भागने लगेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, उन उनकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। उनकी स्पीड फास्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट हमारा क्या होने लगता है, जल्दी से क्या होता है, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया, जैसे के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और क्या निकालते हैं, टेम्परेचर के बेस, टेम्परेचर का और एक्टिवेशन एनर्जी और इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद क्या रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और फास्ट क्यों होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके भी पहले अगर हम किसकी बात करते हैं, देखते हैं, तो ई ए क्या था हमारा, ई ए था हमारा एक्टिवेशन, ये होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मेन मेन बात ये है कि ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द reactant molecules to convert into प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें कहाँ से, वो क्या होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। समझते हैं ऐसे, जैसे देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एक एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा क्या है, ये एक पॉइंट है, मतलब किसी भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनना है तो इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, जब वो इसको हिट करेगा तभी क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। तो देखो अगर हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है तब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी देखो इतनी हाई है, यानी इतना ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। पर अगर हम ये देखो, ये विद यानी एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, यानी जब यहाँ पे कैटलिस्ट हमने डाल दिया तो देखो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी इतना डिस्टेंस क्या हो गया, इसको कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये क्या हमारा कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है बाय, और क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अगर वो जो जितनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा और हमारी रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो क्या काम करता है, ऐसे लिख सकते हो, जो क्या होता है, खुद कभी चेंज नहीं होता है ना, खुद कभी चेंज नहीं होता है, यानी वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता है। दूसरी बात, ये क्या काम करता है हमारा, लोअर्स द लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, और क्या कर देता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लास्ट में बस ये बोलूँगी कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ही है रिएक्शन की स्पीड को समझना और कंट्रोल करना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं, अब कल मिलते हैं।
तो पढ़ो स्मार्ट, समझो कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना यू हैव गॉट दिस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।